हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिगरी क्लासेस। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आइए हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का अर्थ होता है भैया वर्तमान, कंटीन्यूअस का अर्थ होता है जारी, टेंस का अर्थ होता है काल, ये तो आप जानते ही हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान जारी काल, अर्थात इस टेंस में जो हमारा काल होता है वो हमेशा मतलब जारी होता है। वो समय जो है हमेशा मतलब जारी रहेगा, कोई भी कार्य, इसमें कोई भी कार्य लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं इसका पहले पहचान। अब क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोहन किताब पढ़ रहा है, सोहन किताब पढ़ रहा है। अब हम इस वाक्य के अंत में देखेंगे क्या आ रहा है, रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रहा है कहीं है, तो यहाँ पर रहा है। इससे हमें यह क्या पता चलता है कि ये हमारा भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसके नियम। तो इसके 4 नियम होते हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से देखना है। यदि आप इस नियम को समझ जाते हैं तो वाक्य को ट्रांसलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इसका पहला नियम क्या होता है। तो यहाँ पर है जैसे एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अगला है आपका आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा कर्ता आई होगा तो हम उसके साथ भैया एम का प्रयोग करेंगे। फिर हमारा तीसरा नियम है बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम आप लोग का है, इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा देते हैं। अर्थात जो हमारा वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी बढ़ाकर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसे पुनः देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो इस टेंस में जो हमारा कार्य होता है वो लगातार हो रहा होता है। ठीक है, और इसका जो पहचान होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे सोहन किताब पढ़ रहा है, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है शब्द आया है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा टेंस है, तो भैया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर एक बात और है, सोहन किताब पढ़ रहा है। अब जब सोहन किताब पढ़ रहा है तो वो पढ़ने का कार्य जो है लगातार कर रहा है, जिससे यह क्या पता चल रहा है कि कंटीन्यूअस अर्थात जारी है। और है क्या बताता है बताता है प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में। तो इसे हम वैसे ही पहचान सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब आइए हम इससे पहला सेंटेंस देखते हैं जिससे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग भैया हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द आते हैं तथा नकारात्मक शब्द नहीं वाक्य में ना आए तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक शब्द नहीं आते हैं उसे हम लोग भैया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका जो ट्रांसलेट करने का फार्मूला होता है वो आपका होता है, पहले आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा इज, एम, आर, फिर इसके बाद हो जाएगा भैया वर्ब, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी बढ़ा देंगे, फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर आपका हो जाएगा क्रिया,
के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस में क्या हो जाएगा भैया, कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका तीनों का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इज, एम, आर, इसका अर्थ अगर देखें हिंदी में तो होता है, इसका देखें तो होता है हूँ, और इसका देखें तो होता है हैं। यहाँ पर अगर आप बूंदी लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा आर, इंग्लिश में हैं। अगर आप यहाँ पर बूंदी नहीं लगाएंगे तो उसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा इज। ये बहुवचन होता है और ये एक वचन होता है, और एम का प्रयोग हूँ के लिए होता है। ठीक है, हूँ को इंग्लिश में कहते हैं एम। तीनों का अर्थ एक एक मतलब एक समान होता है, लेकिन यहाँ पर एक बूंदी के कारण चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए हम देखते हैं तुम, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। तुम स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे इसका पहचान कि हमारा कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर रहे हैं, तुम स्कूल में जा रहे हो, अब जा रहे हो आ गया, तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आइए हम इस फार्मूला के अनुसार इससे ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले हम यह देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो इस वाक्य में कहीं प्रश्नवाचक शब्द दिखा, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कहीं नहीं दिखा ना। और नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है इस वाक्य में ना। तो इसका मतलब यह वाक्य हमारा कैसा है, अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। और जब सकारात्मक वाक्य होगा तो हम उसके लिए इस फार्मूला का यूज कर देंगे। ठीक है, तो जिससे पहले रहेगा सब्जेक्ट, जो वाक्य में प्रधान होता है उसे हम भैया सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट रहेगा तुम, तो तुम को इंग्लिश में यूं कहते हैं, तो हो जाएगा यूं। अब यूं है भैया बहुवचन, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, आर का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूं आर। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ब। अब जाना जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो हम उसे भैया क्रिया कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो ऐसे जाना, अब कोई लड़का, जैसे तुम, यानी कि तुम जा रहे हो, तो जब जा रहे हो तो जाने का कार्य कर रहे हो, इसलिए इसे हम वर्ब कहते हैं। तो जैसे जाना है तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं भैया गो कहते हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला में देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट था तो यूं लिख दिया, इज एम आर में से केवल एक लगेगा, एक वचनकर्ता के साथ इज लगेगा, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगेगा, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग हम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद होता है वर्ब, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसमें हम आईएनजी बढ़ा देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा। अब इसके बाद है भैया स्कूल में, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे अब लिख देंगे गोइंग। अब यहाँ पर इसका होता है इन, लेकिन इन हम नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बता चुके हैं, जहाँ पर गो आ जाए, गो, और प्लस में कोई स्थान आ जाए, कोई प्लेस आ जाए, तो हम उनके मध्य में भैया टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए गो आ गया, अब इसके बाद स्कूल आ गया, तो स्कूल एक भैया स्थान है, तो इसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर इन न लगकर टू लगेगा, क्योंकि गो के बाद कोई स्थान आ रहा है, और जब स्थान आएगा तो हम उनके मध्य टू का प्रयोग कर देंगे। अब आइए हमारा अगला वाक्य है, सीता बाजार में आम खा रही है। इससे यह हमारा पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है, तो ये हमारा भैया टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आइए हम इस फार्मूला के अनुसार इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले रहेगा सब्जेक्ट हमारा है सीता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सीता। अब सीता भैया एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लगेगा इज। अब इसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब हमारा है खाना। अब खा रही है, अर्थात खाने का कार्य वो सीता लगातार कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस, अर्थात जारी है समय। ठीक है, तो इससे हमारा यह पता चलता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पर है, ये हमारा बताता है कि भैया ये कार्य जो हो रहा है वो प्रेजेंट में, अर्थात वर्तमान में ही हो रहा है। तो यहाँ पर होगा सीता इज। इसके बाद भैया है वर्ब, तो वर्ब हमारा है खाना, तो खाना का होता है ईट,
EAT, ईट। अब इसका फर्स्ट फार्म हम यहाँ पर लिख चुके हैं और इसके फर्स्ट फार्म में ING बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ईटिंग, ईटिंग। अब इसके बाद है भैया आम, आम का क्या होता है मैंगो, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंगो, ईटिंग द मैंगो, ईटिंग द मैंगो। आप लोग एक बात याद रखो कि अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद कोई ना कोई आर्टिकल्स यहाँ पर जरूर लगाना होगा, यदि आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है बाजार में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अंतिम में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा इन द मार्केट, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इन द मार्केट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है, यदि समझ में नहीं आता है तो इसे पुनः रिवाइज कर कर देखिए, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं आप लोगों का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आप लोग का होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भैया नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य कहते किसे हैं, तो जब किसी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो उसे भैया नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका जो बनाने का अर्थात अनुवाद करने का जो फार्मूला होता है वो आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। तो पहले क्या रहेगा, पहले रहेगा भैया सब्जेक्ट, फिर रहेगा इज एम आर, ठीक है। पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा इज एम आर, फिर इसके बाद हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे शीला गाना नहीं गा रही है। अब शीला गाना नहीं गा रही है, अब हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। टेंस तो हमारा दिख रहा है, कौन सा टेंस है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब वर्ड में नहीं शब्द दिखा, तो जब नहीं शब्द दिखा तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, अर्थात नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि वाक्य में हमें नहीं शब्द दिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट पहले रहेगा, तो शीला हमारा क्या है, शीला हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीला, शीला। अब शीला एक वचन है कि बहुवचन, तो शीला भैया अकेली है तो एक वचन होगा, तो एक वचन के लिए इज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शीला इज, शीला इज। अब इसके बाद है भैया नॉट, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग अवश्य होगा, और सहायक क्रिया के बाद नॉट है तो यहाँ पर लग जाएगा इज नॉट, इज नॉट। अब क्या है गाना, अर्थात गा रही है, अर्थात गाना, तो गाना का होता है भैया सिंग, सिंग। गाना का होता है सिंग, गाना, तो गाना का हो जाएगा सिंग, गा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका फर्स्ट फॉर्म लिख चुके हैं, इसमें ING बढ़ा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, सिंगिंग के बाद क्या है भैया ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है सॉन्ग, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। यहाँ पर आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंड नहीं लगेगा, सिर्फ ये लगेगा, और द भी लगा सकते हो, लेकिन याद रखना वर्ब अर्थात मेन वर्ब के बाद हम यहाँ पर जरूर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है आप लोग का काजल घर में खाना नहीं बना रही है। अब नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है काजल, एक वचन है कि बहुवचन, तो एक वचन है क्योंकि काजल अकेली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काजल, काजल। अब काजल अकेली है तो एक वचन है, तो इसका किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे इज, इज। अब इसके बाद है क्या नॉट, तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फार्मूला के अनुसार इसे हम बना देंगे। इसके बाद है भैया वर्ब, अब वर्ब है तो इसमें खाना बनाना ही यहाँ पर वर्ब होगा, और खाना बनाने का जो इंग्लिश होता है वो होता है कुक, कुक माने खाना बनाना, तो यहाँ पर हो जाएगा कुक, यहाँ पर हो जाएगा कुक। अब कुक का फर्स्ट फॉर्म लिख चुके हैं, इसमें ING यहाँ पर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कुकिंग, कुकिंग माने खाना बनाना। अब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा घर में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ,
इस वाक्य में भी नॉट शब्द का अर्थात नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य, जिसे हम निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पर मैं है तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पर लगेगा आई। अब आई हो गया। अब हम जानते हैं, हम 4 नियम में पढ़ चुके थे कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर हम एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब क्या है? मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद EGMR में से केवल एक लगेगा तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद है भैया नॉट, तो आई एम नॉट हो जाएगा, आई एम नॉट। इसके बाद है वर्ब, तो पढ़ना, पढ़ रही है अर्थात लगातार वो पढ़ रही है। अब जब पढ़ रही है तो कोई कार्य कर रही है, और जब किसी कार्य का करना या होना पाया था उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट, अब पढ़ रही है तो रीड हो जाएगा, रीड। ING जोड़ देंगे, रीडिंग कर देंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप लोग का है कक्षा में, तो हो जाएगा इन द क्लास, इन द क्लास, इन द क्लास। अब आप लोग इसे दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब हमारा आखिरी सेंटेंस है भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य को यदि आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है, उसी प्रकार। अब यहाँ पर इसका जो नियम है, फर्स्ट नियम, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो हम इस फार्मूला के अनुसार इसका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें प्रश्नवाचक जैसे मीना घर पर क्यों सो रही है, मीना घर पर क्यों सो रही है। तो यहाँ पर है भैया प्रश्नवाचक शब्द, और क्या है, ये वाक्य के बीच में है। और जब वाक्य के बीच में होगी तो हम इस पहले फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्यों है, ठीक है। अब है इज, एम, आर, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर रहेगी सहायक क्रिया, फिर रहेगा सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब इसके बाद आप लोगों का रहेगा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसमें हम ING रूप लगा देंगे। फिर इसके बाद आप लोग का रहेगा ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में भैया कर्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, मीना घर पर क्यों सो रही है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम उसे सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती किया है, स्पेस नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो हम स्पेस जब नहीं छोड़ा है तो इसको बगल में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे है क्यों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं व्हाई, क्यों को कहते हैं व्हाई। अब प्रश्नवाचक वर्ड हो गया है व्हाई, इसके बाद हमारा सहायक क्रिया होगा। अब सहायक क्रिया इज, एम, आर है। इन तीनों में से हम एक का प्रयोग करेंगे, एक का। अब मीना है एक वचन, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, तो व्हाई इज। फिर हमारा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है भैया मीना, तो मीना के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे मीना, मीना लिखेंगे, टीना नहीं लिखेंगे, ठीक है। टीना हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मीना लिखेंगे। तो व्हाई इज मीना। अब इसके बाद है सोना, तो जब सोने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर सो रही है, तो सोने का होता है भैया स्लीप, सोने का होता है स्लीप। तो व्हाई इज मीना स्लीप हो गया आप लोगों का, SLEEP स्लीप होगा। इसमें ING हम जोड़ देंगे, इसके फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। अब आपका हो गया स्लीपिंग। अब इसके बाद हमारा बचा है घर पर, घर पर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्म। तो हो जाएगा एट द हाउस, एट द हाउस, ठीक है। एट माने पर होता है, आन माने पर होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का ये नहीं पता चल पाता है कि वो घर के अंदर है कि बाहर है,
तो इसके लिए हम यहाँ पर एट लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे, नहीं तो नंबर ज़रूर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब आप लोगों का होता है सेकेंड नंबर, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तब। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। अब इसका फार्मूला जो होता है ये होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले होगा वाक्य में। अब यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं, क्या अंजलि बाजार में टहल रही है। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य में सबसे पहले दिखा है, तो जब सबसे पहले दिखेगा तो हम इस फार्मूला का यूज कर देंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सहायक क्रिया है, इसका अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या को हम छोड़ देते हैं, इसके स्थान पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अंजलि है, अब अंजलि एक है, डबल तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा इज हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर फार्मूला में आप लोग को दिख रहा होगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, मतलब जो वाक्य में प्रधान होता है, जिसके ऊपर पूरा कार्य हो रहा होता है। जैसे क्या अंजलि बाजार में टहल रही है, तो ये कार्य कौन कर रहा है, अंजलि कर रही है, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट अंजलि होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इज अंजलि। अब इसके बाद इज अंजलि हो गया। फिर हमारा क्या है, वर्ब, तो वर्ब है टहलना, अर्थात वो टहलने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉल्क। अब वॉल्क हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉल्किंग हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार में, तो बाजार में है तो इन द मार्केट। फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर अगर 1 नंबर का होगा तो आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आप हमारे वीडियो को रोज़ देखते हैं, तो कोई ना कोई इमोजी नीचे कमेंट में सेंड करिए, जिससे हमें यह पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा फिनिश हो चुका है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिल्कुल समझ में आया हो तो हमारे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।